नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। अभी तक तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके वो बहुत कोई ऐसा कोई रॉकेट नहीं हुआ था, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मुझे लगा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई हो तो बहुत हंगामा होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के ऊपर 2015-16 से ये केस चल रहा था। और सत्येंद्र जैन ने कोलकाता में, चूँकि ऐसा लग रहा होगा कि कोलकाता में चूँकि ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी की सरकार तो आप जान ही रहे हैं किस प्रकार से लगातार केंद्र के साथ विक्षोभ बनाए हुए है और अपने आप को सेपरेट देश की तरह काउंट करती है। इसलिए सत्येंद्र जैन को लगा होगा कि क्यों ना ये कंपनी एक कोलकाता बेस्ड फर्म बनाई जाए, कंपनी बनाई जाए, और उसके माध्यम से, इस शेल कंपनी के माध्यम से पैसा लिया जाए। तो 2015-16 में कोलकाता बेस्ड कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, जिसके ओनरशिप सत्येंद्र जैन के पास है। केवल सत्येंद्र जैन नहीं है, सत्येंद्र जैन की पत्नी, उनके परिवार के कई लोग, जिनके सबके सरनेम जैन हैं। 200 एकड़ ज़मीन केरला में खरीदने का एक मामला है। कुछ पैसा सत्येंद्र जैन की कंपनियों में दिल्ली में इनडायरेक्ट वे में पेमेंट करने का मामला था, यानी कि पैसा आया है। और आय से ज़्यादा, मतलब आय के स्रोत से ज़्यादा वेल्थ कहाँ से आई, ये मामला बनता है। ये कोई मामला सत्येंद्र जैन के ऊपर नहीं बनता। मुझे लगता है भारत में चाहे किसी की भी सरकार हो, 50% से ऊपर मंत्रियों के ऊपर ये केस बनता ही बनता है, क्योंकि जिस समय मंत्रिपरिषद में घुसते हैं उस समय मालूम पड़ा 200 करोड़ के, वो 2 करोड़ के आदमी हैं, और जब मंत्रिपरिषद से बाहर जाते हैं तो 20 करोड़ के कम से कम हो ही जाते हैं, जब बहुत मिनिमम करप्शन करते हैं, नहीं तो 200-300 करोड़ के हो जाते हैं। और या फिर विदेशों में संपत्तियां खरीद लेते हैं, स्विस बैंकों में पैसा जमा करते हैं। मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि सरकार में आने के बाद करप्शन पर जब उन्होंने वॉर करना शुरू किया, करप्शन पर नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, और उधर से 2017 में योगी जी जब उत्तर प्रदेश में आए तो योगी जी ने भी नो टॉलरेंस की नीति अपनाई। और इस तरह से देश में बीजेपी शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बैठे वो मिनिमम करप्शन वाले बैठे या नॉन करप्शन वाले बैठे, और उन्होंने करप्शन पर नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। एक बात और है कि इन प्रदेशों में जो सरकारों के मंत्रियों के ऊपर केसेस, भ्रष्टाचार के केस लगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ना ही सरकार ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिफेंड किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात तो बड़ी मशहूर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देते। कार्यकर्ताओं का साथ इन द सेंस कि अगर आप राष्ट्रवादी मुद्दों पर काम कर रहे होंगे तो वो साथ देते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत करप्शन के मामले हैं, व्यक्तिगत झगड़ों के मामले हैं, व्यक्तिगत रूप से कहीं कुछ लेन देन का मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग या साथ नहीं देती। ये बात जगजाहिर है, और कार्यकर्ता इस बात को लेकर बड़ा नाराज भी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बिल्कुल ये बात, स्थिति क्लियर कर दी कि हमने किसी भी प्रकार का करप्शन पर टॉलरेंस नहीं करना है। अब सत्येंद्र जैन के ऊपर जब मैंने कहा कि इतने सारे मामले आए, 2015 से 2017 में 2 करोड़ रुपया गलत तरीके से आने का, एसेट बनाने का मामला है, 4.5 करोड़ रुपया का कैश ऐसा कहा गया कि उनके घर में मिला है या उनके सोर्सेस से मिला है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 200 एकड़ 200 बीघा ज़मीन। अब ईडी का कहना ये है कि ये जो मामला था, इस मामले में जो पैसा आया, मतलब डिसएप्रोप्रिएट करके जो पैसा कंपनियों में आया, उससे या तो जो ज़मीनें खरीदी गई उनके लोन भरे गए, और या फिर जो ज़मीनें, उस पैसे से ही ज़मीनें खरीदी गई। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट ज़मीनों में हुआ, जो कि सत्येंद्र जैन के इंडिविजुअल, उनके परिवार या उनके नाम से कंपनियां, फर्में, शेल कंपनियां, जिनके नाम से ये सब चल रहा है। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी करी और सीबीआई कोर्ट के सामने उनको सबमिट किया। सीबीआई कोर्ट ने
एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोर्ट के सामने जिस समय किसी को भी गिरफ्तार करके लाया जाता है तो बेसिक एक चार्जशीट बनाई जाती है, और बेसिक चार्जशीट में जो बेसिकली मूल चीज़ें हैं वो जिस समय पकड़ ली जाती हैं तभी न्यायालय के सामने तभी उनकी गिरफ्तारी होती है, और न्यायालय तभी कस्टडी भी देता है। अदरवाइज उसी दिन सेम डे बेल कर देता है और कहता है कि भाई आपके पास कोई मटेरियल नहीं है। न्यायालय का मतलब ये नहीं है कि वो कौन सी सरकार है, न्यायालय तो इंडिपेंडेंट है भारत में, ये बात जग जाहिर है। इसलिए न्यायालय के सामने जिस समय कोई भी एजेंसी किसी व्यक्ति को लेकर जाती है तो उस न्यायालय के सामने उसको उसका मटेरियल रखना पड़ता है और कारण बताना पड़ता है कि हमने इस वजह से गिरफ्तार किया और इसमें संशय है। और जब न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर व्यक्ति की और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको कस्टडी में दिया जाता है, चाहे वो पुलिस कस्टडी दी जाए, और अगर पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं महसूस होती तो जुडिशियल कस्टडी दी जाती कि आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। अदरवाइज आप पुलिस कस्टडी का मतलब है कि ईडी उसको ले जाएगी और ले जाकर जगह जगह पर उन कंपनियों के खाते खोलेगी, खाते खोलकर दिखाएगी, उनकी एंट्रीज पूछेगी। हालांकि ये प्रोसेस लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक बात जो मतलब मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन पहले मनीष सिसोदिया ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ हिमाचल में चुनाव हार रही है और हिमाचल के प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन। भाई प्रभारी तो पहले भी बहुत सारे लोग कहीं के रहे ही होंगे, खैर, लेकिन इनका कहना है कि वो हार रहे हैं इसलिए सत्येंद्र जैन को रोका जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या आम आदमी पार्टी ये सोचकर चलती सत्येंद्र जैन ही उनको हिमाचल जिता सकते हैं, केजरीवाल में वो दम नहीं रहा, केजरीवाल में वो ताकत नहीं है। मैं ऐसा कैसे कह दूं, भाई केजरीवाल के दम पर ही पार्टी चलती है, केजरीवाल के नाम से ही पार्टी चलती है। मनीष सिसोदिया भी उनके ही मोहरे कहे जाते हैं। जिस दिन मनीष सिसोदिया भी बाकी लोगों की तरह मुंह घुमाकर बोलना शुरू कर देंगे या बोलना सीख जाएंगे केजरीवाल के इस पूरे सिस्टम में, तो फिर मनीष सिसोदिया को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, और इतना बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है कि बिल्कुल ही बाहर हो जाएं, जैसे बहुत सारे लोग पहले भी आकर जा चुके हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, एक बात। दूसरी बात ये कहा है कि केजरीवाल करप्शन पर नो टॉलरेंस। तो ये बात हजम नहीं होती कि करप्शन के मामले पर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है और ऊपर से केजरीवाल ये कहते हैं कि ये तो गिरफ्तारी जो है वो पॉलिटिकल है, लेकिन मैं करप्शन पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। अगर आप करप्शन पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करते तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आपको कहना चाहिए था कि भाई उनके जो एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर न्यायालय में कुछ होता है हम अच्छे से अच्छा वकील लगाएंगे और अच्छे से अच्छा एडवोकेट वहाँ खड़ा करके हम सत्येंद्र जैन की पैरवी करेंगे, और जो ईडी आरोप लगा रही है उन आरोपों से हम बरी होकर दिखाएंगे, और फिर हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या राज्यों की सरकारें हैं उनके ऊपर उनको दिखाएंगे कि आपकी एजेंसियां किस तरह से गलत काम करती हैं। दूसरा, सत्येंद्र जैन का कोलकाता से क्या लेना देना? सत्येंद्र जैन तो परमानेंटली दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो अगर उनको कंपनी बनानी थी तो दिल्ली का एड्रेस क्यों नहीं, दिल्ली बेस क्यों नहीं, कोलकाता बेस क्यों? क्या उनका व्यापार कोलकाता में है? क्या उनका व्यापार वेस्ट बंगाल में है? या फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको बचाने के लिए? दूसरी, ज़मीनें जब खरीदने का नंबर आया था तो दिल्ली में तो आपने खरीदी, केरला में खरीदने का क्या मतलब होता है? ये सब बातें बड़ी मुझे लगता है बड़ी मार्मिक हैं, जिनके विषय में केजरीवाल जी को खुद भी सोचना चाहिए, आम आदमी पार्टी के सदस्यों को सोचना है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है कि कंपनी कोलकाता बेस, ज़मीन केरला में, दिल्ली में कैश मिलता है, जब और प्रॉपर्टियां भी दिल्ली में मिलती हैं, शेल कंपनियां दिल्ली में मिलती हैं, और परिवार के लोग ही उसके सब सदस्य हैं। अब इसके बाद ये संभव है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि देश में 50% से ऊपर मंत्रियों के पास ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात लोग ज़रूर कहेंगे, लोग कहना शुरू कर देंगे, भाई भारतीय जनता पार्टी की 18, 19, 20 राज्यों में सरकारें हैं, 12 राज्यों में फुल फ्लैश सरकारें हैं, बाकी मिली जुली सरकारें, जो भी इन प्रदेशों में भी तो मंत्रियों के ऊपर होंगे। बिल्कुल बात आपकी जायज़ हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर किसी भी पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है, किसी भी पार्टी में ये इस तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन सोचना ये है कि मोदी जी ने और योगी जी ने नो टॉलरेंस को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने नो टॉलरेंस को लेकर जो नीति अपनाई है, जो रास्ता अब अपना लिया है, वो रास्ता आज मैं कहता हूं कि हो सकता है कि सत्ता के साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर ये एजेंसियां हिम्मत न कर पा रही हों
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनको रोक रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो हिम्मत न कर पा रहे हैं लेकिन ये तो सत्य हो गया कि जो ट्रेंड मोदी जी ने डाल दिया है, अगर सरकार केंद्र की बदलती है और पिछली मोदी जी की सरकार के मंत्रियों या योगी जी की सरकार के मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश किसी भी प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के ऊपर करप्शन का जरा सा भी मामला पड़ेगा तो नई आने वाली सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब चोर चोर मौसेरे भाई, राजनीति के चोर भाई, ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला, क्योंकि अब प्रेसिडेंट पड़ चुका है और इन मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री, माननीय इस समय के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने ये बात तय करवा दी है कि हमने 2 रुपये कमाने नहीं हैं और कमाने भी नहीं देने हैं। देश का पैसा देश में ही लगना चाहिए, देश के काम आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस बात पर विचार करना चाहिए और उनको एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अगर वो कहते हैं तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मेरा भाई तो सही है, बाकी सब दुनिया चोर है, जैसा वो अक्सर पूरी दुनिया को चोर बताते हैं और खुद अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखते। अपने साथ के कितने ही केजरीवाल सरकार के कितने मंत्री आज भी, पिछली सरकार के कितने मंत्री जेल में हैं। कुछ तो रेप केसेस में राशन कार्ड बांट रहे थे उसमें जेल में हैं, कुछ तो फर्जी डिग्री के मामले में जेल में हैं और अभी सत्येंद्र जैन भी जेल में चले गए। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल 2 ही एक ऐसे आदमी बचे हैं जिनको चूँकि वो ऐसे संवैधानिक पोस्टों पर हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारियाँ बड़ी मुश्किल काम है, नहीं तो इनके खेल भी खुल ही सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश ने जो अब रास्ता अपनाया है वो रास्ता नो टॉलरेंस, नो करप्शन पर नो टॉलरेंस का, ये धीरे धीरे करके नीचे तक उतरने वाला। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पूरा देश करप्शन फ्री हो गया है, लेकिन ऊपर से जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT शुरू हो गया है, जिस प्रकार से ऑडिट ट्रायल शुरू हो गया है, जिस प्रकार से अभी योगी जी ने कह दिया कि जो राशन लेने वाले व्यक्ति भी अपात्र हैं तो वो अपना राशन कार्ड जमा कर दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। योगी जी ने कह दिया कि अगर कोई गिफ्ट किसी को मिलता है, किसी मंत्री को मिलता है 5,000 से नीचे का गिफ्ट तो वो अपने घर रख सकते हैं, लेकिन 5,000 से ऊपर का अगर गिफ्ट मिलता है तो उनको वो मुख्यमंत्री आवास पर जमा करना पड़ेगा या सरकार के खजाने में जमा करना पड़ेगा, और वो सरकार के नाते उनको मिला है, ना कि मंत्री होने के नाते। तो मंत्री चूँकि सरकार का प्रतिनिधि होता है इसलिए 5,000 से नीचे का गिफ्ट ही आप ले सकते हैं। तो वो भी रास्ता बंद हो गया, जिसमें मंत्री लोग ये कह लेते थे कि साहब हमें तो इतने ये 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, 20 करोड़ का ये गिफ्ट मिल गया है और ये गिफ्ट हमें किसी ने दिया है तो सब गिफ्ट को कैसे मना करें, ये तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। तो उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके कर दिया। तो अब मंत्रिपरिषद को भी जिस प्रकार से सरकारों ने चारों ओर से बांधना शुरू किया है और जो रास्ते खोले हैं, मुझे लगता है देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा रास्ता है। और इस पर केजरीवाल जैसे जो क्लेम करते हैं कि हम करप्शन के अगेंस्ट में हैं, उन लोगों को भी इस पर सहयोग करना ही चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, जिससे कि देश का रास्ता प्रशस्त हो, ना कि ED, CBI या इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं इनके कामों में बाधा पहुंचाएं। मुझे लगता है एक अच्छा कदम, और सरकारों ने जो प्रेसिडेंट डाला है वो प्रेसिडेंट भविष्य में अच्छा चलने वाला है, भविष्य का मार्ग भी अच्छा प्रशस्त होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।